करिकुलम मॉडल का आगे का भाग रेशनल मॉडल हो गया था और साइक्लिक मॉडल शुरू करना है। तो साइक्लिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का करिकुलम मॉडल का दूसरा जो पार्ट है उसमें स्वागत है। आगे चलते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा हुआ था रेशनल मॉडल, उसमें हिल्डा टाबा और राल्फ टायलर दो को हमने कंप्लीट कर लिया था। दो मॉडल जो कि करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए, करिकुलम का निर्माण करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए उसी को आधार बनाकर के, उसी मॉडल को आधार बनाकर के हम शुरू करते हैं। तो अब आगे का हमने बताया हुआ था कि करिकुलम का जो मॉडल है वो 3 रूपों में होता है। तो एक जो था वो हमारा रेशनल मॉडल, दूसरा साइक्लिक मॉडल और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था, कोई बताए मेरे को? तीसरा मॉडल क्या था? रेशनल मॉडल, साइक्लिक मॉडल और डायनामिक मॉडल। डायनामिक मॉडल को और कुछ कहा गया था? डायनामिक मॉडल को ही कुछ और भी कहा हुआ गया था। उसका दूसरा नाम क्या है डायनामिक मॉडल का? डायनामिक मॉडल का दूसरा नाम इंटरैक्शन मॉडल। गुड। हाँ, तो रेशनल मॉडल, साइक्लिक मॉडल और डायनामिक तथा इंटरैक्शन मॉडल। तो अभी हमने इसमें से रेशनल मॉडल पढ़ लिया हुआ था। अब आज हम शुरू करेंगे साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल में दो जो एजुकेशनिस्ट है उनका नाम मैंने बताया हुआ था। एक लोगों का नाम था डीके व्हीलर और दूसरे का नाम था वी निकोल्स। तो डीके व्हीलर को जानते हैं। आइए, जो साइक्लिक मॉडल है, साइक्लिक मॉडल का पहला मॉडल पढ़ते हैं। साइक्लिक मॉडल का पहला मॉडल जो है, पहले साइक्लिक मॉडल के बारे में जान लेते हैं। साइक्लिक मॉडल is a continuum between the boundaries of rational and dynamic model। तो क्या, जैसे आप लोगों ने बताया कि एक मॉडल जो है एक रेशनल मॉडल है, रेशनल मॉडल, और यहाँ पे दूसरा मॉडल जो है वो जो दूसरा क्या, तीसरा वाला डायनामिक मॉडल। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन? बीच का साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल जो है बीच का काम करता है। तो साइक्लिकल मॉडल इज अ कंटिन्यूम बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ रेशनल एंड डायनामिक मॉडल, incorporating element of both the providing the different approaches to devising curriculum। यानी इसके मॉडल, इसमें से मैंने बताया था कि इसके पहले थे राल्फ टायलर। राल्फ टायलर ने कितने प्रिंसिपल बताए थे? टायलर ने कितने प्रिंसिपल बताए थे? 4। 1, 2, 3 और 4, इनके 4 प्रिंसिपल थे। वही उसके बाद टाबा के कितने थे? टाबा ने 7 बताए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 4 और यह के 7 जो प्रिंसिपल जो स्टेप थे, इसी को लेकर के आगे इनके और डायनेमिक मॉडल, इनके जो है ये इनमें भी है 6। अब इनके और इनको को मिला करके एक जो है वो साइक्लिकल मॉडल के रूप में जो है अलग से इनको और इनको दोनों को जोड़ करके साइक्लिकल मॉडल का निर्माण हुआ। अब साइक्लिकल मॉडल जो है वो साइक्लिकल मॉडल को बताने के लिए दो जो है खास एजुकेशनिस्ट, डीके व्हीलर और वी निकोल्स, ये दो लोग जो है उन्होंने खास इस पर चर्चा करी। तो आइए हम एक एक की चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और जान लेंगे। ये हमारा इतना ओवरव्यू मैंने बता दिया। तो बेसिकली दीज मॉडल आर एक्सटेंशन ऑफ रेशनल मॉडल in that are essential logical and sequential approach। जो यहाँ पे हमारा रेशनल मॉडल हमने बताया हुआ था, ये रेशनल मॉडल का ही बढ़ा हुआ रूप है, यानी एक्सटेंड रूप है। एक्सटेंड रूप क्या है? ये जो हमारा
साइक्लिकल मॉडल है। जो साइक्लिकल मॉडल है ये उसका बढ़ा हुआ रूप है। तो इसी को हम जानेंगे साइक्लिकल मॉडल क्या है, इसको किस तरह से दर्शाया गया है, और इनके जो व्हीलर जी हैं और निकोल्स जी हैं उन्होंने कैसे दर्शाया हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसके जो एजुकेशनिस्ट जिन्होंने पहले साइक्लिकल मॉडल का पहला जो बताया हुआ था मॉडल, वो मॉडल का जो बनाने वाले हैं वो एजुकेशनिस्ट डीके व्हीलर हैं। तो डीके व्हीलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीके व्हीलर कौन है? मैंने बताया इसमें दो लोग हैं, इनको बताने वाले दो लोग हैं, दोनों की चर्चा मैंने कर दी हुई थी, एक डीके व्हीलर और एक वी निकोल्स, दो लोग हैं। तो पहले डीके व्हीलर के बारे में जान लेते हैं, डीके व्हीलर कौन है, इनके बारे में क्या बात है। तो डीके व्हीलर जो है फॉर्मर मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, व्हीलर डेवलप्ड एंड एक्सटेंडेड द आइडिया फॉरवर्डेड बाय द टाइलर एंड पर्टिकुलरली टाबा। मैंने यहाँ कहा था ये जो रेशनल मॉडल है, ये जो रेशनल मॉडल है, रेशनल मॉडल को दो लोगों ने दिया था, एक टाइलर और दूसरे टाबा, हिल्डा टाबा। टाइलर ने और टाबा ने जो मॉडल दिया हुआ था उसी को बढ़ा करके, उसी को अलग रूप में जो है वो डीके व्हीलर ने प्रेजेंट किया, और यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने ही इसका जो है वो साइक्लिकल मॉडल का मॉडल दिया करिकुलम का। ओके, तो आगे चलते हैं। वह क्या बताते हैं? ही सजेस्टेड 5 इंटर रिलेटेड फेजेस। वो बताते हैं कि 5 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। यह एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। 5 फेजेस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होकर के लॉजिकली रूप में वह एक इफेक्टिव करिकुलम का निर्माण करते हैं। वह क्या करते हैं? कौन? ये डीके व्हीलर। कौन? डीके व्हीलर जो है वो डीके व्हीलर एक 5 मुद्दे, 5 फेज, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3, फेज नंबर 4, फेज नंबर 5, ये 5 फेज को वह बताते हैं। कहते हैं कि पहला वाला फेज दूसरे से दूसरा वाला फेज तीसरे से तीसरा वाला फेज चौथे से चौथा वाला फेज पांचवें से, या एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हो करके वह एक अच्छा और एक प्रभावित करिकुलम का निर्माण करते हैं। कौन? वापस से कौन? डीके व्हीलर। डीके व्हीलर कौन? डीके व्हीलर जो कि साइक्लिकल मॉडल को सजेस्ट करने वाले, साइक्लिकल मॉडल को बनाने वाले या साइक्लिकल मॉडल के रूप में लेके आने वाले, चूंकि यह किसके रूप में है? एक साइकिल के रूप में है। देखिए एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, यानी एक साइकिल का निर्माण हो रहा है। तो साइकिल का निर्माण हो रहा है तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? साइक्लिकल मॉडल। इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिकल मॉडल। तो साइक्लिकल मॉडल जो है वह उसको देने वाले एक डीके व्हीलर और दूसरे वी निकोल्स। तो अभी डीके व्हीलर की बात हो रही है, तो डीके व्हीलर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और नहीं, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वह मेंबर रह चुके हैं, और इन्होंने जो राल्फ टायलर और टाबा का मॉडल है उसी को एक्सटेंड किया, उसी को आगे बढ़ाया और उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने साइक्लिकल मॉडल का नाम दिया। अब वो साइक्लिकल मॉडल है कैसा, तो आइए हम स्क्रीन में देखते हैं। तो स्क्रीन में जो पहला वाला फेज है, पहला वाला फेज जैसे इन लोगों ने भी बताया हुआ था कि पहले वाले फेज में क्या बनाया था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, यानी उसका एम और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना। तो पहले हमको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं कि हमारा पाठ्यक्रम होना कैसा चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो उसका गोल, एम और ऑब्जेक्टिव होना। फिर उसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस चयन करना, लर्निंग एक्सपीरियंस का चयन करना, लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि इसमें भी था, लर्निंग एक्सपीरियंस चयन करना। फिर उसी के आधार पर लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया तो कंटेंट का चयन करना, कंटेंट का जब चयन हो गया तो कंटेंट चयन होने के बाद क्या करना, अब उसी को ऑर्गेनाइज करना और लर्निंग एक्सपीरियंस रखना। ऑर्गेनाइज करना क्या? ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को और एक्सपीरियंस को तथा क्या? मटेरियल को। अब इसको ऑर्गेनाइज करना यानी उसको सभी को पुस्तक में रख लेना। अब रखने के बाद क्या करना? जो अगला वाला चरण है कहता है कि फिर उसके बाद मूल्यांकन करना। तो ये जो बातें राल्फ टायलर ने और जो बातें वी निकोल्स ने बताई, उन्हीं को आगे फॉलो करते हुए जो है ये भी लेके गए। यानी अगर हम बात करें तो कोई भी एक पाठ्यक्रम है, उस पुस्तक को बनाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए,
उस पुस्तक को बनाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, वह एक पुस्तक का उद्देश्य क्या है, और उस पुस्तक को बनाने के बाद, उस पुस्तक को बनाने के बाद उसका सपोज करिए ये हमारे पास पुस्तक है, सपोज करिए ये पुस्तक है। अब हमारे पास ये करिकुलम का निर्माण करना है, ऐसा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुस्तक है, इस पुस्तक का हमको निर्माण करना है। अब इस पुस्तक को निर्माण करने के लिए इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, हमको उद्देश्य निर्धारित करना है। उद्देश्य निर्धारित करना है, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद कि हमको इसमें ये सारे कंटेंट 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर हमको बनाने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने सारे चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है। अब इन 8 चैप्टर को रखने के लिए हमको जो है वो क्या करना है, 8 चैप्टर बनाने के लिए अब इसमें 8 चैप्टर होंगे कैसे, कैसा बनेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य के लिए हमने सारे उद्देश्य तैयार कर लिए। अब उसी उद्देश्य के आधार पे हमने 7, 8, 10 जो भी उद्देश्य बनाए, जो भी उद्देश्य बनाए कि इसमें जो है वो किसका नॉलेज होना चाहिए, किसका नॉलेज होना चाहिए, किसका नॉलेज होना चाहिए, सारी बातें। सपोज करें कि ये मान लीजिए ये पुस्तक जो है मैथ की पुस्तक है, ये पुस्तक मैथ की पुस्तक है। मैथ की पुस्तक में नंबर होगा, नंबर होगा, फ्रैक्शन होगा, नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, फिर उसके बाद इसमें जो है वो मेजर हो गया, टाइम हो गया, मेजरमेंट के बाद टाइम हो गया, इतनी सारी बातें। सपोज करिए 4 बातें इसमें देनी है, तो 4 बातें देनी, हमारा इस उद्देश्य हो गया कि इस पुस्तक में 4 बातें, नंबर, फ्रैक्शन, मेजरमेंट और टाइम, ये इसमें होनी चाहिए। यानी उसके सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटा बुरा भाग, फिर उसमें भिन्न, फिर उसके बाद मापन और टाइम, समय, ये होना चाहिए। इसके बारे में जानकारी देंगे कि इसका उद्देश्य हो गया कि ये दूसरी स्टैंडर्ड के लिए या तीसरी स्टैंडर्ड के लिए, ये मान लीजिए हमने स्टैंडर्ड सेकंड के लिए, स्टैंडर्ड थर्ड के लिए हमने यह पुस्तक बनाई। ये पुस्तक में उसमें ये 4 पॉइंट हमको रखने हैं, चारों पॉइंट का हमने उद्देश्य कर लिया कि ये सारी बातें होंगी। अब इसके लिए ये चारों पॉइंट के लिए नंबर कौन बताएगा कैसा होना चाहिए, तीसरी स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए नंबर कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन कैसा होना चाहिए, मेजर कैसा होना चाहिए, टाइम कैसा होना चाहिए, इन सारे लोगों के लिए हमने अलग अलग, जो नंबर का स्पेशलिस्ट है उससे जाकर के अनुभव लेंगे, जो फ्रैक्शन का स्पेशलिस्ट उससे जाकर अनुभव लेंगे, जो मेजरमेंट का स्पेशलिस्ट है उससे जाकर के अनुभव लेंगे, जो टाइम का स्पेशलिस्ट उससे जाकर अनुभव लेंगे। ये तो खाली अभी एक बात की हो गई, ये मैथ की। ऐसे ही मैंने कहा करिकुलम में एक पुस्तक नहीं, कई सारी पुस्तकें होती हैं, तो मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, करिकुलर एक्टिविटी होगी, को करिकुलर एक्टिविटी होगी, ये सारों का अनुभव लेना, उद्देश्य निर्धारित कर देना, फिर उसके बाद अनुभव लेना, अनुभव को चयन करना, लेके आना। अब उन्हीं अनुभव के आधार पर हमने सपोज करिए कि ये नंबर ले लिया, उन्होंने कहा ये बातें रख लेना, ये बातें रख लेना, ये बातें रख लिया, सब कुछ रख लिया। अब उन्हीं में से जो सबसे बहुत सारे लोगों का जो कॉमन होगा, उन्होंने भी ये सही कही थी, उन्होंने भी इसी कहा था, उन्होंने भी इसी कहा था, जो कॉमन होगी बहुत सारे लोगों का एक ही मत है, तो उसको उठा करके हमने रख लिया। जो कई कई सारे लोगों का कॉमन है, उन कॉमन चीज को हमने उठा करके रख लिया। और जो जिसको कि खाली एक लोग, 2 लोग अगर कह रहे हैं, एक लोग, 2 लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बाद में करेंगे, उसकी बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आएगा तब रखेंगे। जहां पे मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन कह रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द लोग कह रहे हैं कि इसको कंटेंट में रखना चाहिए, तो उसको हमने कंटेंट में रख लिया। अब कंटेंट को डिसाइड कर लिया, कंटेंट क्या डिसाइड कर लिया, मतलब अनुभव चयन के बाद कंटेंट डिसाइड किया। कंटेंट डिसाइड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि रखना कहाँ है, पहले नंबर रखना है कि पहले फ्रैक्शन रखना है कि पहले मेजरमेंट रखना है कि पहले टाइम रखना है, कब रखना है, किस जगह पे रखना है, तो वो डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद फिर उसी के आधार पे नंबर के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, फ्रैक्शन के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, टाइम के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा, ये सब मटेरियल जो है हम उसमें डिसाइड करेंगे। तो मटेरियल डिसाइड करने के बाद हम फिक्स कर लिए, और फिक्स करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, बच्चों को दे देंगे। बच्चों को दे करके अब जो है स्कूल में जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, पेरेंट्स के पास जाएगा, तो ये सभी लोग इसका उपयोग करेंगे। उपयोग करने के बाद फिर उसी हिसाब से जो है ये, जब वहां वो उपयोग करने बाद की फ्रैक्शन बच्चों को समझ में आया, नंबर बच्चों को समझ में आया, टाइम बच्चों को समझ में आया, ये सब अगर समझ में आया, तो उसी के आधार पे हम फिर मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में मैंने बताया था कि 2 तरह का मूल्यांकन करना होता है, एक माक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। तो माक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे मूल्यांकन करने के बाद हम पता करते हैं कि यह जो पाठ्यक्रम हमने बनाया था, यह पाठ्यक्रम सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अब इसी बात को डीके व्हीलर ने कहा कि ऑब्जेक्टिव का जो संबंध है वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस का संबंध कंटेंट से, कंटेंट का संबंध जो उसके ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन का संबंध इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन किया, पता लगा कि सब सक्सेस हुआ, तो ओके कोई बात नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव सब डिसाइड, सब सही थे।
अब अगर पता लगा कि इवैल्यूएशन सही नहीं है, सक्सेस नहीं हुआ, तो हमारे उसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो सुधार हम अपने इवैल्यूएशन के आधार पे सुधार करेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यह एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी यह इसके साथ में, यह इसके साथ में, यह इसके साथ में, यह इसके साथ में, और यह इसके साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिकल मॉडल। तो साइक्लिकल मॉडल में उन्होंने यह सारी बातें बताई। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं हॉवर्ड निकोल्स की बात। हॉवर्ड निकोल्स जो है वो भी ऐसे ही साइक्लिकल मॉडल की चर्चा करते हैं और उन्होंने भी ऐसे ही सेम फॉलो किया। तो वो क्या बताते हैं हॉवर्ड निकोल्स जी, उनकी चर्चा करते हैं। ये हो गया होगा, आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। हॉवर्ड निकोल्स क्या कहते हैं? हॉवर्ड निकोल्स कहते हैं कि वो है कौन हॉवर्ड निकोल्स? एंड्रे एंड हॉवर्ड निकोल्स, हिज बुक डेवलपिंग अ करिकुलम, उनकी पुस्तक डेवलपिंग अ करिकुलम, पुस्तक का नाम है डेवलपिंग अ करिकुलम। उनकी जो बुक है, निकोल्स की जो बुक का नाम डेवलपिंग अ करिकुलम, उसका क्या है आगे? प्रैक्टिकल गाइड, प्रैक्टिकल गाइड, यह उनकी पुस्तक का नाम है। प्रैक्टिकल गाइड, ये उनकी पुस्तक का नाम है, जो कि 1978 में आई। 1978 में आई या 1978 में आई। इस पुस्तक में एंड्रे और हॉवर्ड निकोल्स ने चर्चा करी कि कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, कैसा बनना चाहिए। उन्होंने इसको कई सारे साइक्लिकल अप्रोच में और कई सारे एलिमेंट में बताया, जैसे जो है डीके व्हीलर ने बताया, वैसे इन्होंने भी उसको साइक्लिकल के रूप में बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद 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 क्या होना चाहिए। इन्होंने भी जो है वह एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होकर के इसको साइक्लिकल के रूप में समझाया कि पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में जैसे उन्होंने बताया था कि पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो वैसे इन्होंने कहा कि सबसे पहले सिचुएशन का एनालिसिस करो। इन्होंने कहा कि सबसे पहले सिचुएशन का एनालिसिस करो, यानी सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन का एनालिसिस करो कि सिचुएशन क्या कहती है, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। डिमांड क्या है लोगों की, बच्चों की डिमांड क्या है, समय की डिमांड क्या है, वातावरण की डिमांड क्या है, उस देश की डिमांड क्या है, वहां के पब्लिक की डिमांड क्या है, वहां के समाज की डिमांड क्या है कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए। तो उस डिमांड के आधार में पहले सिचुएशन का एनालिसिस करो कि क्या ये सारी बातें रखनी है या नहीं रखनी है, क्या इसकी डिमांड है या नहीं है। तो उसके आधार पे हम पहले सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, फिर जाकर के क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का डिसाइड करेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव ये इन्होंने यहां लिया, ऑब्जेक्टिव जो है उन्होंने यहां लिया। पहले डीके व्हीलर ने पहले ही ऑब्जेक्टिव लिया था, जबकि वी निकोल्स कहते हैं कि सबसे पहले आप सिचुएशन का एनालिसिस करो कि क्या जरूरत है, अगर जरूरत है तो उसी हिसाब से हमको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा सिचुएशन एनालिसिस करो, थोड़ा सा फर्क है। इन्होंने कहा पहले सिचुएशन का एनालिसिस करो, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, फिर उसके बाद सिलेक्शन, जो कंटेंट है, जो एक्सपीरियंस है, उसका सिलेक्शन करो। जो एक्सपीरियंस है और कंटेंट है, एक्सपीरियंस है, कंटेंट है, इन सबका क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन करो। यानी सबसे पहले हमको सिचुएशन देखना कि क्या जरूरत है, ये वास्तव में ऑनलाइन लर्निंग की जरूरत है या वास्तव में जो है वो मैथ की जरूरत है। तो उसके हिसाब से फिर मैथ में क्या क्या जरूरत है उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। अब वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद सेम वैसे जो उनका चला हुआ था डीके व्हीलर का, वैसे ही फिर उसी के आधार पे हमको एक्सपीरियंस का चयन करना, फिर वो कंटेंट जो है वो कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाने के बाद फिर क्या करना, करना कि इसमें कि जो है हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ाएंगे कैसे, उसका मेथड बनाना, मेथड लेके आना। मेथड कह रहा है कि सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेथड, कि किस तरह से इसको पढ़ाएंगे, वह मेथड तैयार करना। मेथड तैयार करने के बाद लास्ट में क्या करना, यहाँ पे मूल्यांकन करना कि जो हमने मेथड लिया, जो हमने कंटेंट डिसाइड किया, वह सब प्रॉपर हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो उन्होंने डीके व्हीलर ने बताया था वही चीज ये भी कह रहे हैं, बट इनके में थोड़ा सा परिवर्तन ये था कि इन्होंने क्या किया, सिचुएशन का एनालिसिस पहले किया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर उन्होंने कंटेंट का, एक्सपीरियंस का सबका चयन किया, उसी में एक मेथड बनाया कि मेथड को कैसे डिलीवर करना है, उसको कैसे डिलीवर करना है। जैसे मैं बता रहा था कि अपने यहाँ हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए ये देखा जाता है कि ओरलिज्म के मेथड से पढ़ाना है बच्चों को
या टीसी की मेथड से पढ़ाना है या फिर मैनुअलिज्म के मेथड से पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है। यानी कंटेंट तो डिसाइड कर लिया, यहां तक सिचुएशन के एनालिसिस कर लिया कि हेयरिंग पर बच्चों का पाठ्यक्रम बनाना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ाना है, फिर उसके आधार पे हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये डिसाइड करना है कि इसको पढ़ाना कैसे है, मैनुअलिज्म के माध्यम से पढ़ाना है, टीसी के माध्यम से पढ़ाना है या ओरलिज्म के माध्यम से पढ़ाना है। तो ये मेथड डिसाइड कर लिया, मेथड डिसाइड करने के बाद अब पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यानी वो दे दिया, पाठ्यक्रम दे दिया, बच्चों के बीच में हो गया, पब्लिक के बीच में हो गया, स्कूल में पढ़ा दिया गया, मूल्यांकन किया गया, मूल्यांकन करने के बाद देखा गया कि जिस हेतु से ओरलिज्म के आधार पे ये पाठ्यक्रम बनाया गया था, उस हेतु पे, उस आधार पे मूल्यांकन बड़े पैमाने पर उसकी जो उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो ठीक है, आगे हमको सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं हुई है तो हमको सुधार करने की आवश्यकता है। फिर से उस सिचुएशन का एनालिसिस करना, ऑब्जेक्टिव बनाना, एक्सपीरियंस और कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन करना, मेथड डिसाइड करना, मूल्यांकन करना, ये ऐसे पूरे साइक्लिक मॉडल के रूप में यह चलती है। एक बार एक पाठ्यक्रम बन जाता है तो एवरी 5 ईयर के बाद फिर वह चेंज होता है। तो ऐसे दो मॉडल, एक जो था साइक्लिकल मॉडल के दो लोग डीके व्हीलर और वी निकोल्स ने यह संरचना बताई। और क्या कहते हैं वो कहते हैं दे अर्ग दैट चेंजेस शुड बी प्लान्ड एंड अकॉर्डिंग ऑन द रेशनल एंड वैलिड बेसिस अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल प्रोसेस। ये कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी बदलाव करना है, सपोज करिए कि यहां से यहां तक आ गए, मूल्यांकन कर लिया, मूल्यांकन करने के बाद लगता है कि अभी भी जो है कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो सुधार करने की आवश्यकता है। वो सुधार करने की आवश्यकता कैसे होगी, वो लॉजिक के आधार पे होगी कि क्या यह आवश्यकता है तो कितने लेवल पे है, कितना क्या करना चाहिए, कहाँ कंटेंट में सुधार करना चाहिए या उसके मटेरियल में सुधार करना चाहिए या मेथड में किसी प्रकार का सुधार करना चाहिए, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, किसको ओमिट करना है, किसको कमिट करना है, यानी कहाँ पे कमीशन रखना है, कहाँ पे ओमिशन रखना है, यह सब चीज ये पुराने वाले जो मॉडल है, रेशनल मॉडल, उसके आधार पे ही यह करना चाहिए। जो टाबा ने और टाइलर ने जो सजेस्ट किया हुआ था, उसी के आधार पे जो है उसमें सुधार करना चाहिए, तो ये वो सजेस्ट करते हैं। अभी तक मैंने बताया कि डीके व्हीलर में भी 5 पॉइंट थे, ऐसे ही वी निकोल्स में भी 5 पॉइंट है। थोड़ा सा फर्क था कि यहाँ पे सिचुएशन है और यहाँ पे मेथड है, दो चीजों में फर्क है, बाकी सब सेम है। तो ऐसे ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस साइक्लिकल मॉडल का है। यहाँ साइक्लिकल मॉडल जो है वो फिनिश होता है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि कौन सा डायनेमिक मॉडल को देने वाले जो है वो सेलर और अलेक्जेंडर है। उनके में सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल जो है वो फेमस है डायनेमिक मॉडल का। डायनेमिक मॉडल को के रूप में अलेक्जेंडर और सेलर इनका जो है वो फेमस है। उसके बारे में जानते हैं, अलेक्जेंडर और सेलर क्या कहते हैं, उनके क्या स्टेप्स है। सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। ये मॉडल है। इस मॉडल को जो है सेलर और अलेक्जेंडर ने मिलकर के बनाया है, दिया हुआ है। तो गैलन सेलर एंड विलियम अलेक्जेंडर 1974 viewed curriculum development in consisting of 4 स्टेप। इन्होंने इसमें 4 स्टेप बताए। 4 स्टेप में क्या बताया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। इन्होंने 4 स्टेप बताए कि 4 स्टेप के आधार पे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट करना है। तो पहला स्टेप इन्होंने बताया कि पहला स्टेप बताया जैसे उन लोगों ने बताया हुआ था, उन लोगों ने कौन, डीके व्हीलर ने और वी निकोल्स ने, उन्होंने 5 मॉडल बताया, तो भी साइक्लिक के रूप में 5 स्टेप बताए थे। किसी ने 4 स्टेप बताए थे, किसी ने 7 स्टेप बताए थे। तो 5 स्टेप किसने बताए थे, तो पहले हमने बताया था टाइलर ने 4 स्टेप बताए, फिर टाबा ने 7 स्टेप बताए, फिर अलेक्जेंडर किसने, डीके व्हीलर ने 5 स्टेप बताए, फिर उसके बाद निकोल्स ने भी 5 स्टेप बताए। तो ये इनका जो है वो साइक्लिक मॉडल के रूप में था, ये भी साइक्लिक मॉडल के रूप में था, ये सभी स्टेप के रूप में थे। तो ऐसे 4 रूप में, 7 रूप में, 5 रूप में, 5 रूप में। अब जबकि अलेक्जेंडर और सेलर मॉडल है, यह स्टेज के रूप में 4
4 स्टेप के रूप में इन्होंने बताया। तो पहला स्टेप जो था वो सभी में, इन लोगों में भी पहला स्टेप कॉमन था, क्या? गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन। जो पहला वाला स्टेप था वो गोल था, गोल या ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी हमको किस लिए पाठ्यक्रम का बनाना है और क्या क्या रखना है उसमें, और रखेंगे क्यों, क्या फायदा होगा उससे, लॉन्ग टर्म क्या फायदा होगा, शॉर्ट टर्म क्या फायदा होगा। तो फायदा देखना, फायदा देखना, फायदा देखने के बाद ये डिसाइड करना कि उससे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा उसमें, उसकी चर्चा करनी है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इस स्टेप में 4 मॉडल है, 4 स्टेप है। 4 स्टेप में पहला स्टेप जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के साथ में गोल डिसाइड करनी है, वो क्या करनी है, कैसे करनी है, आइए देखते हैं। तो गेलन सेलर और विलियम अलेक्जेंडर ने बताया कि इसमें 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप उन्होंने बताया कि गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन होना चाहिए। इस मॉडल में वो कहते हैं कि करिकुलम प्लानर जो है वो स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे। यानी जो अगर हमको करिकुलम का डेवलपमेंट करना है, करिकुलम बनाना है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक उसका गोल होगा, क्या स्पेसिफिक उसका ऑब्जेक्टिव होगा, कि अगर हमको यह पुस्तक बनानी है तो पुस्तक क्यों बनानी है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये डिसाइड करना। और जब हमने उद्देश्य बना लिया उसमें क्या क्या बातें रहेंगी वो भी डिसाइड करना। ये डिसाइड करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जो करिकुलम के प्लानर हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो लोग भी हैं, सबसे पहले वह गोल डिसाइड करें, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें। गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद फिर अगले वाले स्टेप पे आए। उन्होंने कहा कि वो जो इसके 4 स्टेप्स हैं, ईच मेजर गोल्स रिप्रेजेंट अ करिकुलम डोमेन, पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, कंटिन्यूड लर्निंग स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि जो डोमेन इसमें होगा, इसमें डोमेन की बात करी कि डोमेन जब होगा, डोमेन को भी उन्होंने कहा डोमेन को ध्यान करना, वो डोमेन किसके आधार पे होंगे, तो डोमेन जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट या उस व्यक्ति का पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी वो यहां भी स्पेसिफिक कर रहे हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट कैसा होगा, फिर ह्यूमन रिलेशन कैसा बनेगा उससे, यानी सोशल डेवलपमेंट कैसा होगा, ह्यूमन रिलेशन का मतलब सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिलेशन कैसा होगा, फिर उसके बाद वो आगे लर्निंग कैसा करेगा, उसकी लर्निंग स्किल कैसी होगी, इसको पढ़ने से पाठ्यक्रम जब बनेगा तो लर्निंग स्किल कैसी होगी, यह भी डिसाइड करना उसमें। फिर और भी कुछ अगर स्पेसिफिक कुछ अगर हो रहा है तो स्पेशलाइजेशन क्या बनेगा बच्चे से, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उससे स्पेशलाइजेशन क्या बनेगा, स्पेशलाइजेशन क्या बनेगा वह भी डिसाइड करना। तो इसके आधार पे ये डोमेन, ऑब्जेक्टिव, गोल, ये सब डिसाइड करना। डिसाइड करने के बाद अगला वाला स्टेप पे आना। तो अगला वाला स्टेप इन्होंने बताया कि अब क्या करना है, इसी गोल के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे करिकुलम का डिजाइन करना। यानी दूसरा वाला स्टेप है क्या, करिकुलम का डिजाइन करना। यानी अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह जो भी लेना है, वह हम इसी आधार पे डिसाइड करेंगे। तो करिकुलम की डिजाइनिंग करना, तो करिकुलम की डिजाइनिंग करना कैसे, वंस अ गोल, ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, प्लानर मूव इनटू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम। यानी सबसे पहले गोल, ऑब्जेक्टिव और ये सब डिसाइड कर लेना है, फिर उसके बाद आगे जाना है करिकुलम की डिजाइनिंग पर। तो करिकुलम की डिजाइनिंग करने के बाद, अब जब हमारा करिकुलम की डिजाइनिंग हो गया, तो करिकुलम की डिजाइनिंग पर जो यहाँ पे इन लोगों ने किया हुआ था, लर्निंग एक्सपीरियंस का लेके आना, फिर कंटेंट का डिसाइड करना, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये जो थे ये सारे स्टेप लेके आना यहाँ भी, ये सब इसी में आ जाएगा कि लर्निंग का एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस चयन करना, कंटेंट डिसाइड करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा जो 3 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट इसी में आकर के इंक्लूड हो जाएगा, वो अलग से नहीं बनेगा, वो डिजाइनिंग में ही सब कुछ पार्ट में आ जाएगा। यानी कंटेंट की जब डिजाइनिंग होगी तो उसमें लोगों का अनुभव भी चयन किया जाएगा, उस अनुभव के आधार पे कंटेंट भी डिसाइड किया जाएगा, कंटेंट के बाद मटेरियल भी डिसाइड किया जाएगा, मटेरियल के बाद
फिर उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा, ये सारा कुछ जो है इसी के अंदर में आ जाएगा। फिर आएगा अब करिकुलम का इंप्लीमेंट करना, यानी करिकुलम की डिजाइनिंग हो गई, अब करिकुलम का क्या करना है, करिकुलम को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट मतलब क्या कि अब वो हो गया है तो अब हम उसको जो है उसको काम में दे दें, उसको जो है लागू कर दें, स्कूल में दे दें। तो आफ्टर द डिजाइनिंग हैव क्रिएटेड द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिजाइन बाय टीचर। जो टीचर ने डिसाइड किया, डिजाइन किया है, या फिर जो प्लानर ने डिजाइन किया है, या जो वहां की अथॉरिटी ने पाठ्यक्रम का डिजाइन किया हुआ है, उसको अब क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर लास्ट में देखना है कि क्या करना है, उसका क्या करना है, इवेल्युएशन करना है। जैसे इवेल्युएशन सभी में हो रहा था वैसे ही इवेल्युएशन यहाँ भी करना है कि जो इंप्लीमेंट किया गया उस इंप्लीमेंटेशन में क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, उस इवेल्युएशन के आधार पे देखना। तो इवेल्युएशन जैसे हर जगह चल रहा था माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, तो माइक्रो लेवल पे भी देखना कि छोटी छोटी बातों पे कि पर्सनल रिलेशन जो है बच्चों का कैसा हुआ, पर्सनल रिलेशन कैसा हुआ, ह्यूमन रिलेशन कैसा हुआ, लर्निंग स्किल्स कैसी हुई, स्पेशलाइजेशन कैसा हुआ, ये सारी बातों को देखना। और यहाँ पे साथ साथ में देखना कि पूरा ओवर जो हमारा हमने पाठ्यक्रम बनाया वह कैसा हुआ। तो हम ये इवैल्यूएशन के आधार पर पता करते हैं। फाइनली करिकुलम प्लानर एंड टीचर एंगेज इन इवैल्यूएशन। द मॉडल प्रपोज दैट इवैल्यूएशन शुड बी comprehensive using a variety of the evaluation technique। evaluation technique कह रहा है, evaluation technique में वही मैं कह रहा कि एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे इस पूरे का मूल्यांकन करना, यानी सबसे पूरे ओवरऑल जो है उसके आधार पर मूल्यांकन करना, फिर जो है वो माइक्रो एक छोटी छोटी बातों को मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करने के बाद पता चलेगा कि हमारा जो गोल ऑब्जेक्टिव एम था वो उसकी पूर्ति हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो कहाँ कमी रह गई है, फिर हम जब कोई उसमें सुधार करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, इन सारी बातों को उसमें ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने बताया था कि जो हमारा रेशनल मॉडल है, रेशनल मॉडल के टाइलर का जो है थियरी, टाइलर का मॉडल और टाबा का मॉडल, ये दोनों मॉडल जो है वो रेशनल मॉडल में बताया। फिर उसके बाद जो है जो साइक्लिक मॉडल है, साइक्लिकल मॉडल, उसमें व्हीलर और निकोल्स का जो मॉडल है वो दोनों चर्चा करी। वो दोनों चर्चा करने के बाद फिर जो हमारा डायनेमिक मॉडल है, डायनेमिक मॉडल में साइलर और अलेक्जेंडर का मॉडल जो है उसकी चर्चा करी कि इसके 4 स्टेप होते हैं। ये चारों स्टेप जो है उसको हम फॉलो करते हैं, और इन्हीं सभी के जो तीनों प्रकार के मॉडल हैं, इन्हीं सभी के आधार पे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, पाठ्यक्रम में रिफॉर्म किया जाता है। और जो भी पाठ्यक्रम के प्लान करने वाले हैं या रिफॉर्म करने वाले हैं, या जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो सारे लोग मिलकर के इन्हीं में से इन्हीं मॉडल के आधार पे अपना जो है वो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। सभी एजेंसी अपनी जो भी पाठ्यक्रम बनाने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वह एससीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे स्टेट की, चाहे वो किसी भी देश की जो पाठ्यक्रम बनाने वाली जो एजेंसियां हैं, वह एजेंसियां इन्हीं सारे मॉडल्स को फॉलो करती हैं, फॉलो करके फिर वो मॉडल का निर्माण करती हैं। ओके, तो यहां तक हमने बात करी 3 साइक्लिकल, जो रेशनल मॉडल है वो, साइक्लिकल मॉडल और डायनेमिक मॉडल, इन तीनों को चर्चा करी। अब हम आगे बात करते हैं, ये सब जनरल करिकुलम था। हम स्पेशल बच्चों का जो है पाठ्यक्रम जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। करिकुलम मॉडल फॉर CWSN। अगर हमको CWSN बच्चों का पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो उनके लिए क्या करेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे। यहां तक हो गया, सबका समझ में आ गया। ये ध्यान रखिएगा कि टाइलर की जो है, टाइलर में 4 प्रिंसिपल थे, टाबा में 7 स्टेप्स थे, व्हीलर में 5 जो है वो एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड जो स्टेप्स थे। ऐसे निकोल्स में भी 5 इंटरकनेक्टेड प्रिंसिपल्स थे। निकोल्स में ध्यान करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं और इसमें एक मेथड लेके आते हैं। बाकी सब जो टाइलर के और टाबा के मॉडल के जो थे वो सब सेम ही रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर दूसरे जो सेलर का है, सेलर में 4 स्टेप्स थे। जो है पहले गोल डिसाइड करना, करिकुलम का डिजाइनिंग करना, फिर जो है करिकुलम का इंप्लीमेंट करना, इवैल्यूएशन करना। तो ये ध्यान रखिएगा, गोल और इवैल्यूएशन तो सभी में आता था। गोल, ऑब्जेक्टिव और इवैल्यूएशन तो सभी में आ रहा था, चाहे वो टाइलर मॉडल हो, चाहे टाबा मॉडल हो, व्हीलर मॉडल हो, निकोल्स मॉडल हो, वो सभी में आ रहा था। उसके साथ साथ में लर्निंग का चयन करना, कंटेंट का डिसाइड करना, ये सब थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे थे। तो आप याद कर लीजिएगा, वो सब देख लीजिएगा कि कैसे कैसे मैंने स्टेप बताए थे, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, उसी आधार पर आप लिख लेंगे, लिख करके कर लेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं, यहां तक खत्म हुआ। अब जब हम अगर CWSN बच्चों के लिए मॉडल अगर निर्माण करते हैं, CWSN बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के लिए अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण अगर हमको करना है तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, होगा जो प्रोसेस है वो तो यही रहेगा। जो हिल्डा टाबा का मॉडल है, चाहे टाइलर का मॉडल है, चाहे डीके व्हीलर का मॉडल है, चाहे वी निकोल्स का मॉडल है, चाहे सेलर का मॉडल है, अलेक्जेंडर का मॉडल है, ये सब वही रहेंगे। बट उसमें
क्या ध्यान करेंगे CWSN बच्चों के लिए, तो उसमें 3 बातें ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंटल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच और इकोलॉजिकल अप्रोच। 3 अप्रोच का ध्यान रखेंगे जब CWSN वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाएंगे। CWSN बच्चों का जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो मतलब विकास करेंगे तो उसमें हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। 3 बातें कौन कौन सी, तो पहली बात है डेवलपमेंटल अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच। दूसरी बात है फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच। और तीसरी बात है इकोलॉजिकल अप्रोच। ये हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे जब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। किसका पाठ्यक्रम, तो ये जो CWSN बच्चों है उनका पाठ्यक्रम जब निर्माण करेंगे तो उसमें हम ये 3 बातें ध्यान करेंगे, डेवलपमेंटल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच और इकोलॉजिकल अप्रोच। तो आइए सर जानते हैं क्या है फंक्शनल अप्रोच और डेवलपमेंटल अप्रोच, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो डेवलपमेंटल अप्रोच है, this model approach propose that the development of typical and atypical children progress in a predictable sequence and that sequence should be taught to the student with disability। अब हमको यहां ध्यान करना है, डेवलपमेंटल का मतलब क्या कि उस बच्चे का विकास कैसा हुआ है, उस बच्चे का विकास कैसा हुआ है। पहले तो हमको इसमें ये ध्यान करना है बच्चे का विकास, यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कौन कौन से, कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट वो सामान्य बच्चे के साथ में और अदर बच्चे के साथ में कैसा हुआ है, वो हमको ध्यान करना है। सामान्य बच्चों के साथ में और सामान्य बच्चों के जैसा, और हियरिंग मतलब अन्य जो CWSN बच्चे हैं उनके उनके में जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसा है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट है वो कैसा है, उसके बाद उनका जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट है वो कैसा है, उनका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, उनका जो है वो मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, उनका सेंसरी परसेप्चुअल डेवलपमेंट कैसा है, ये सारे डेवलपमेंट कैसे हैं बच्चे के, तो उसी के आधार पे वो भी हमको ध्यान में रखना। जब हम पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पाठ्यक्रम इसी आधार पे रखेंगे कि बच्चे का फिजिकल कैसा है, बच्चे का कॉग्निशन कैसा है, इमोशन कैसा है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कैसा है, सोशल कैसा है। यानी यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए हम जब पाठ्यक्रम बनाएंगे तो उनके आधार पे रहेगा, स्टेप सब वही रहेगा, बट उनका कॉग्निशन कम होता है, उनका सोशल कम होता है, उनका इमोशंस कम होता है, तो उनके आधार पे उसी आधार पे पाठ्यक्रम में जो एक्टिविटी रखेंगे, जो सब कुछ रखेंगे वो उसके आधार पे रखेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है। डेवलपमेंटल अप्रोच, बच्चों का डेवलपमेंट कैसा है, वो पिछड़ा हुआ है या बहुत प्रगति वाला है या कैसा है, वो उसके आधार पे हम पाठ्यक्रम में जो कंटेंट रखेंगे, जो लर्निंग का सिलेक्शन करेंगे, वो सब हम उसी आधार पे रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी उसी आधार पे बनाएंगे। ओके, दूसरा क्या है, फंक्शनल अप्रोच। The philosophy of the approach is that student with severe disability need to acquire age appropriate and functional skills। अब यहाँ पे बच्चों को फंक्शनल स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी वह उतना नहीं कर पाते हैं। जैसे अब बात करें कि आईडी बच्चे, अगर आईडी बच्चे हैं, आईडी बच्चों के पास हर चीज को ब्रश करना सिखाना पड़ता है, खाना खाना सिखाना पड़ता है, उनको जो है वो फीडिंग करना सिखाना पड़ता है, उनको शर्ट बटन ये सब करना सिखाना पड़ता है, तो ये फंक्शनल स्किल उनको ज्यादा पड़ती है। तो फंक्शनल स्किल सिखाने के लिए यहाँ पे जैसे अगर हियरिंग पर बच्चों की बात करें तो हियरिंग पर बच्चों को लैंग्वेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो लैंग्वेज हर जगह पे लैंग्वेज सिखाना, हर जगह पे लैंग्वेज सिखाना। तो इन सारी बातों को, जैसे आप विजुअल इंपेयर्ड बच्चों की बात करें तो विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों को मोबिलिटी करानी पड़ती है, तो मोबिलिटी फंक्शन उनको बराबर करना पड़ता है, तो हर जगह पे मोबिलिटी फंक्शन उनकी आए। तो ऐसे इन बातों को, मोबिलिटी फंक्शन हुआ, चाहे वो बच्चों को डेली रूटीन एक्टिविटी सिखानी हो और चाहे बच्चों को जो है लैंग्वेज सिखाना हो, ये हमारे पाठ्यक्रम में जब हम समाहित करेंगे तो उनके फंक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए कहा गया है फंक्शनल अप्रोच को भी हमको ध्यान में रखना है। जो उनकी जो सीवियर डिसेबिलिटी है, जो सीवियर प्रॉब्लम है, उसको उनको ध्यान में रखना है। ओके, तो फंक्शनल अप्रोच हो गया। अब आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। The ecological approach reflects the characteristics of both individual students and environment in which his or her participation is desired। यानी अब ये ध्यान में करना है कि बच्चा कौन से वातावरण में रह रहा है, कौन से वातावरण में रह रहा है, और उस वातावरण में रहने के लिए
जो यह आईडी बच्चा है, चाहे वह हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, चाहे वह विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा है, चाहे वह सीबी बच्चा है, चाहे वह जो है एएसडी बच्चा है, जो भी बच्चा है, उस बच्चे के लिए यह वातावरण कितना परफेक्ट है, यह वातावरण कितना परफेक्ट है, यह वातावरण कितना परफेक्ट है, यह वातावरण कितना परफेक्ट है। सपोज करिए कि एक जनरल स्कूल बना है। इस जनरल स्कूल में जो पाठ्यक्रम हमने बनाया वो तो हमारा वही 7 स्टेप का हुआ, जो हमारा जनरल पाठ्यक्रम वही बना। बट यहाँ पे अगर हमको इस आईडी बच्चे को यहाँ अगर पढ़ाना है, या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को यहाँ लेके जाना है, तो इस स्कूल में कैसा वातावरण रखेंगे, बच्चे की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो, और बच्चे का जो वातावरण है वह कैसा हो। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बच्चा अगर जाएगा तो यहाँ पे रैंप बनाना पड़ेगा, यहाँ पे उसको जो है वो बैठने की वैसी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। अगर हियरिंग में बच्चा है तो उसके लिए वहाँ पे साउंड प्रूफ रूम देना पड़ेगा, या वहाँ जो है वो बहुत साउंड से बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉइज कम हो, वैसी जगह पे स्कूल हो, उस जगह पे रखना पड़ेगा। आईडी बच्चा है तो आईडी बच्चे के लिए ढेर प्रकार के जो है वो टीएलएम मटेरियल रखने पड़ेंगे। विजुअली इंपेयरमेंट बच्चा है तो उसके लिए जो है बड़े बड़े फ्लैश कार्ड, जो है बड़े अक्षरों वाले फ्लैश कार्ड वहां रखने पड़ेंगे। ये सारी सुविधाएं हमें जब पाठ्यक्रम का बनाए तो इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब वातावरण भी वहां पे ध्यान में हमको रखना है कि बच्चे की जो व्यवस्था है, बच्चे की जो डिफरेंसेस है वो, और साथ में वहां का वातावरण कैसा है, इन दोनों को भी हमको मेंशन करना है। यानी जब पाठ्यक्रम का निर्माण हो तो वहां पे ये हम CWSN का भी मॉडल ध्यान में रखेंगे कि उनका डेवलपमेंट कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, और उनके लिए उनका जो वातावरण कैसा है वो भी हमें उसमें ध्यान में रखना है पाठ्यक्रम बनाते समय। यह अलग से नहीं जो पाठ्यक्रम पहले का बना है, जो चाहे हम बी निकोल्स की बात करें, चाहे हम डीके व्हीलर की बात करें, चाहे हम टायलर की बात करें, चाहे हम जो है टाबा की बात करें, अगर हम वही स्टेप लेते हैं तो वह स्टेप तो लेंगे ही, साथ साथ में हम इन तीनों बातों का भी उसमें ध्यान रखेंगे, तब जाकर के CWSN बच्चों का पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे। तो होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ हमारा जो आज का ये मॉडल जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को, चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइएगा। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।